जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 11 का एमसीक्यू टेस्ट चल रहा है और ये जो थीम है आपकी कौन बनेगा एग्जाम चैंपियन एमसीक्यू का धुरंधर, हम ये चीज पर काम कर रहे हैं। आज जो है आपका चैप्टर नंबर 2 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों को मैंने इंक्लूड किया है। और जो चैप्टर नंबर 2 है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर आपका केंद्रीय समस्याएं और पीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका कलेक्शन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का संकलन से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो तैयार हो जाइए, जल्दी से पेपर पेन ले लीजिए। सो डेट नकल नहीं मारना, दिमाग से करना है। जितना आप करेंगे आपको खुद ही पता लगेगा कि आपको और कितना मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या किससे संबंधित है। हाउ टू प्रोड्यूस द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, ऑप्शन आपके सामने है, एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, बी टेक्निक, सी स्कार्सिटी ऑफ, डी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इनमें से क्या सही है, जल्दी से जवाब दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। सो कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया? जो सही जवाब दे रहे हैं वेल डन, ऐसे मेहनत करते रहिए। और जाहिर सी बात है, जब यहाँ आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो पेपर में और भी ज्यादा अच्छे ही आएंगे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन तैयार किया है ना, जितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया है, ताकि पेपर में आप मुश्किलों से डरे नहीं, लड़ें। तो इसका सही जवाब जानते हैं? इसका सही जवाब है आपका तकनीक, यानी जो कैसे उत्पादन किया जाएगी समस्या टेक्निक से रिलेटेड है। हमारी 3 प्रॉब्लम है केंद्रीय समस्या में, उनमें से एक प्रॉब्लम आपकी कैसे उत्पादन किया जाता है जो टेक्निक से रिलेटेड है, जो कि 2 टेक्निक है, एक श्रम प्रधान टेक्निक और एक आपका पूंजी प्रधान टेक्निक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी तकनीक रोजगार को प्रोत्साहित करती है? विच ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज एनकरेज एम्प्लॉयमेंट? एंड योर ऑप्शन आर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, बी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। कितने बच्चों का जवाब सही है? वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे से जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो एग्जाम में तो आप ऑब्वियस सी बात लाएंगे ही लाएंगे। पूछा क्या जा रहा था कि इसमें से कौन सी तकनीक है जो रोजगार को प्रोत्साहित करती है यानी कि बढ़ाती है? तो वो आपका श्रम प्रधान तकनीक है, क्योंकि श्रम प्रधान तकनीक के अंदर हम लोगों को काम ज्यादा देते हैं तो इससे रोजगार में वृद्धि होती है। जबकि पूंजी प्रधान तकनीक के अंदर क्या होता है, मशीनरी का यूज ज्यादा करते हैं, लेबर का कम। तो फिर जो रोजगार को बढ़ाता है वो आपका श्रम प्रधान तकनीक हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग ना हो तो, मतलब अगर संसाधनों को हम पूरी तरीके से यूज ना करें तो फिर क्या होगा? हमारा वास्तविक स्तर संभावित स्तर से कम होगा, हमारा वास्तविक स्तर संभावित स्तर के बराबर होगा, या फिर हमारा वास्तविक स्तर संभावित स्तर से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। सो इसका सही जवाब क्या है आपका? जब आपका वास्तविक स्तर संभावित स्तर से कम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि संसाधनों का पूर्ण और कुशल प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, सेकंड कनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन, थर्ड कन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, और फोर्थ नन ऑफ दिस। व्हाट इज योर आंसर? जल्दी से दीजिए, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या है? आइए जानते। इसका सही जवाब है आपका मूल बिंदु की ओर नतोदर। हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है जब उसे में बनाते हैं तो आपको ध्यान होगा इसका कर्व नीचे की तरफ जाता है और ये क्या होता है? नतोदर होता है, यानी कि कनकेव होता है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिए गए रेखा चित्र में संसाधनों का अकुशल प्रयोग दर्शाता है। आपके पास एक डायग्राम दिया गया है। अब इसके जरिए आपको ये बताना है, इस ग्राफ के जरिए, कि इसमें से कौन सा पॉइंट है जो अकुशल प्रयोग को बताता है संसाधनों का। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है अब आपका।
टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या है? अब अकुशल प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो अकुशल प्रयोग का मतलब हो गया कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, उससे वो अंडर होगा। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर दो लाइन दिख रही है, दो पॉइंट दिख रहे हैं, ए और बी, लेकिन उसके नीचे क्या है, उसके अंदर क्या है, पॉइंट सी। इसका मतलब हमने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं किया। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पीपीसी एक सीधी रेखा होती है। पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन। अब ये पूछ रहा पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होती है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। सो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल था। हमारा जो पीपीसी वैसे तो कर्व होता है, हमने हमेशा पढ़ा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन हो जाए तो स्ट्रेट लाइन कब होता है? तो इसका आंसर है जब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। जब आपका सीमांत अवसर लागत आपका स्थिर हो ना, उसमें कोई भी चेंज ना आ रहा हो, तो पीपीसी आपका स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, जब वस्तु X के उत्पादन में 500 इकाइयों से कमी होती है एवं वस्तु Y के उत्पादन में 500 इकाइयों से वृद्धि होती है तथा कुछ संसाधनों को X के उत्पादन से Y के उत्पादन की ओर स्थानांतरित किया जाता है, तब सीमांत अवसर लागत क्या होगी? मतलब वस्तु X में जितनी इकाइयों से कमी की जा रही है, उतनी ही इकाइयों से वस्तु Y को बढ़ाया जा रहा है, और वस्तु X में जो संसाधन लगे थे उसको में से हटा करके वस्तु Y में लगाया जा रहा है। तो इससे जो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उससे में क्या फर्क पड़ेगा, क्या इजाफा आएगा? सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। बहुत सिंपल है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हमारा वाई भी 500 से ही बढ़ रहा है और वस्तु एक्स हमारा 500 से घट रहा है, तो 500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। अप्राप्य संयोग को प्राप्य संयोग में बदला जा सकता है। नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। सो इसका सही जवाब क्या है? इसने बोला था कि हमें नॉन अटेनेबल से ना अटेनेबल कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है। तो वो कब होगा? जब मेरे संसाधन में भी वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज भी इंक्रीज हो और टेक्निक भी इंक्रीज हो। सो आंसर क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का कारण है। यानी जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है? ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़िए। और मुझे पता है कि आप आंसर इसका जे देंगे, क्योंकि इतना मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जब सीमांत अवसर लागत में वृद्धि होती है ना, उसी की वजह से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव होता है टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान तथा कौशल भारत अभियान का भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जो ये कैंपेन है सर्व शिक्षा अभियान और आपका स्किल इंडिया, इससे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें वो बताना है। क्या ये शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, या शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, या कांस्टेंट रहेगा, या कोई भी चेंज नहीं आएगा? सो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। सो इसका सही जवाब क्या है? ऑब्वियस सी बात है ना, सर्व शिक्षा अभियान का मतलब ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, और स्किल इंडिया कैंपेन का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा लोगों को कौशल मिलेगा। तो इससे क्या होगा? इससे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो मेरा राइट की तरफ खिसक जाएगा, यानी कि दाईं ओर खिसक जाएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है आपका क्वेश्चन ऑप्शन ए, दाई ओर खिसकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पीपीसी इज अ मैथमेटिकल टूल्स फॉर एन इकोनॉमी टू सॉल्व। पीपीसी अर्थव्यवस्था के गणितीय उपकरण है जो हल करता है। क्या हल करता है? आपके ऑप्शन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, स्कार्सिटी प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स ऑफ द रिसोर्सेज, या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। सो बहुत ही सिंपल है। आपका जो पीपी है ना, वो हमें पता चलेगा कि मैथमेटिकल टूल है। तो ये काम क्या करता है? ये काम करता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में, उसको सॉल्व करने की। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जनसंख्या तथा राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित आंकड़े सरकार के लिए किस प्रकार के आंकड़े कहलाएंगे? आपके ऑप्शन है प्राथमिक आंकड़े, बी द्वितीयक आंकड़े, सी आंतरिक आंकड़े, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ये टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। बहुत सिंपल है। क्या पूछ रहे हैं? जनसंख्या या फिर राष्ट्रीय की गणना से संबंधित आंकड़े अगर सरकार को मिल रहे हैं ना, तो आपको पता है जब जनसंख्या से संबंधित आंकड़े सरकार कलेक्ट करवाती है, तो कई बार जब वो घर घर जाती है तो घर के अगर बगल वाला पड़ोसी नहीं मिल रहा है तो वो पड़ोसी से ही उसके बारे में जान लेती है। तो वो आपका द्वितीयक में आ जाता है। प्राथमिक में तभी आएगा कि जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए हम उसी से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे द्वितीयक आ जाता है। तो सेकंड ऑप्शन का सही जवाब है द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की विधि है? आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, बी प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, सी प्रश्नावली के माध्यम से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। बहुत सिंपल है। ये पूछ रहा था कि द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की कौन सी विधि है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है यही है ना, कि अगर व्यक्तिगत पूछ रहा है तो प्राइमरी में आ जाएगा, मौखिक प्रत्यक्ष डायरेक्ट पूछ रहा है तो भी आ जाएगा, प्रश्नावली के माध्यम से पूछ रहा है तो भी प्राइमरी में आ जाएगा, यानी कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है। सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, यानी कि 14वें पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी प्रश्नावली का गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर? आपके ऑप्शन है कठिनता, बी प्रश्नों की कम संख्या, सी अनुचित क्रम, या फिर डी अनुचित प्रश्न। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रश्नों की कम संख्या। ये एक अच्छी प्रश्नावली का क्वालिटी है, क्योंकि अगर प्रश्न कम से कम होंगे ना, तो जो जवाब देने वाला होगा वो बंदा वो इरिटेट भी नहीं होगा, वो भी सोचेगा चल 2 मिनट का काम है, 3 मिनट का काम है, खत्म करते हैं बता करके। लेकिन अगर ज्यादा होगा तो वो कुछ नहीं बताएगा कि भैया बाद में आना, हमें अभी हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वेश्चन की संख्या कम से कम हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जब एक अन्वेषणकर्ता सूचना देने वालों से आवश्यक सूचना एकत्रित करता है तो वह किस विधि का प्रयोग करता है? What method does an investigator use when he collects the necessary information from the informers? और आपके ऑप्शन ये आपकी स्क्रीन पर, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। केवल 10 सेकंड का वक्त मिलता है, तो जल्दी से तेजी से अपने दिमाग को दौड़ाइए और जवाब दीजिए। टाइम अप हो चुका है बच्चों। इतना मुश्किल नहीं था उन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए तो हर एक क्वेश्चन मुश्किल है। तो इसका सही जवाब है आपका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रश्नावली भरी जाती है। अब जो प्रश्नावली है वो भरी जाती है, किसके द्वारा भरी जाती है ये जानना चाह रहा है आपसे। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, टाइम शुरू हो चुका है अब। टाइम्स अप। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गणनाकार के द्वारा, बाय एनुमरेटर।
केवल उसी के द्वारा प्रश्नावली भरी जानी चाहिए। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें पे। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ भी रहा होगा और काफी बच्चों के मार्क्स भी अच्छे ही आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन क्या जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ऑप्शन बी प्राइवेट पब्लिकेशन, ऑप्शन सी रिपोर्ट पब्लिश बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप डियर स्टूडेंट्स। सो इसका सही जवाब क्या है? ये पूछ रहा था हमसे कि द्वितीयक आंकड़ों का कौन सा स्रोत है। तो ये हमारे सरकारी प्रकाशन है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ठीक है, इसे सेकेंडरी डाटा में कैलकुलेट किया जाता है, मतलब शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या जानते हैं? भारत का गठबंधन कब किया जाता है? व्हेन इज इंडियाज कोलिशन डन? आपके ऑप्शन है एवरी फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी डिकेड, ऑप्शन बी एवरी ईयर, ऑप्शन सी एवरी फर्स्ट ईयर ऑफ सेंचुरी, या फिर ऑप्शन डी एवरी 5 ईयर। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। सो इसका सही जवाब है आपका हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक दशक का प्रत्येक प्रथम वर्ष में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वें पे चलते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन का दूसरा नाम बताइए। हमारे एक मेथड है जिसे कहते हैं हम रैंडम सैम्पलिंग, तो उसको और किस नाम से जाना जाता है आपको वो बताना। आपके ऑप्शन ये आपके स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए और टाइम शुरू हो चुका है अब। टाइम्स अप। सो यादृच्छिक प्रतिचयन का जो दूसरा नाम है, रैंडम सैंपलिंग का जो दूसरा नाम है, या फिर जो और भी नाम है, वो सारे के सारे हैं। सो इसका राइट आंसर इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पर, और आखिरी क्वेश्चन का जवाब तो जरूर दीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत आसान भी, इतनी इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक डेटा संग्रहण की एक विधि नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रश्नावली, साक्षात्कार, विनिमय या अवलोकन। समय शुरू हो चुका है अब। टाइम्स अप। सो आपसे पूछा क्या था इसने? डेटा संग्रहण की कौन सी विधि नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विनिमय यानी कि एक्सचेंज। क्योंकि एक्सचेंज कोई मेथड नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज तो मतलब लेन देन की चीजें हो गई, तो ये कोई मेथड नहीं है। सो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनता है। सो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, और जिस बच्चे ने 20 में से 17 से ज्यादा, मेरे अकॉर्डिंग अगर 80% से ज्यादा लाए, बहुत अच्छी मेहनत जारी है बच्चे की, और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो पेपर में भी इससे ज्यादा ही लेकर के आएगा। लेकिन जिसकी कम है, मेहनत कीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर आप भी अब वक्त नहीं दे रहे हैं तो फिर बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, सबसे बड़ी बात आप सभी का थैंक यू सो मच कि आप आए, अपने टेस्ट दिया, अपने आप को जाना पहचाना कि आपको और कितनी मेहनत करने की नीड है। और अगर आपका कोई दोस्त जो अभी स्टडी नहीं कर रहा लेकिन आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ रहे, तो उसे शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।